कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सिंघानिया मेंशन में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। अर्श ज़बरदस्ती आयशा को हरी सब्जियां खिला रहा था और वो तरह तरह के मुंह बना रही थी, जो देख संजना जी और राघव जी हंस रहे थे कि तभी अर्श का मोबाइल बजने लगा। पूरा खत्म करो, मैं आता हूँ, अर्श मोबाइल देखकर बोला। अर्शु, तुमने कुछ खाया नहीं है, पहले खा लो तब बात कर लेना ना, इतना भी क्या ज़रूरी कॉल है, आयशा उसका हाथ पकड़कर बोली। अर्श मुस्कुरा दिया और उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, अर्जेंट है, तुम खाओ, मैं बस अभी बात करके आया। हेलो अजय, कुछ पता चला? कॉल पिक करते ही अर्श बोला। अजय ने अर्श को कुछ बताया और फिर कॉल कट कर दिया। अर्श फोन पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है तो जिसने भी ये सब किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो जल्दी से अपने रूम की ओर भागा और कबर्ड में जो गन उसने छिपा कर रखी थी वो जल्दी से अपनी कमर में डाल लिया और फटाफट नीचे आ गया। मॉम, आयशा का ख्याल रखना, मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है, शाम को मिलता हूँ। बोलता हुआ वो बिना किसी का कोई जवाब सुने ही बाहर निकल गया और गाड़ी निकालने लगा। इधर एक अंधेरे कमरे में कुर्सी से एक आदमी बंधा हुआ था, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो इस समय बेहोश था। उसकी हालत बहुत बुरी थी और वो पानी मांग रहा था। उस अंधेरे कमरे में करीब 8 लोग थे जो वहाँ निगरानी रख रहे थे। एक आदमी बोला, यार इसे पानी दे देते हैं वरना वही मर गया तो। दूसरा बोला, बॉस ने तो मना किया है, हालत तो इसकी वैसे भी खराब है, भाग सकेगा नहीं, तू जाकर दे दे पानी। तभी उनके पास से कॉल आती है तो वो बोलता है, रुक जा, बॉस का फ़ोन है, लगता है वो आ गए, तू जल्दी से बाहर जाकर दे। कुछ देर में वहाँ उसके साथ एक काले कोट वाला शख्स आ जाता है और वो बंधे हुए आदमी के ऊपर एक गिलास में पानी लेकर फेंकता है तो उसकी आंखें खुल जाती है। उसका चेहरा एकदम सूख गया था, जैसे कई दिन से कुछ खाया ना हो। कैसे लगी हमारी आओ भगत भतीजे, जिंदा होकर भी मरने की फील ले रहे हो? वैसे तो सारी दुनिया मान चुकी है कि तू मर चुका है। हर टीवी और न्यूज़ चैनल पर यही खबर है कि द ग्रेट बिजनेसमैन रियान सिंह राठौर की सड़क हादसे में मौत। तुम्हारी बीवी वो तो पागल हो गई है, बोलती है अभी तू आएगा, लेकिन अफसोस आज उसकी दुआ उम्मीद सब खत्म कर दूंगा मैं, क्योंकि जिस लिए तुझे जिंदा रखा था वो काम मेरा हो चुका है। सारी प्रॉपर्टी अब मेरी हो चुकी है, सब कुछ। अब ना ही तू कुछ काम का है मेरे और ना ही कोई और। वो हंसते हुए बोला, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। हाँ, हमारा रियांश जिंदा है और उसे नरेन ने किडनैप करके रखा था, क्योंकि उसके होते हुए कभी प्रॉपर्टी उसकी नहीं हो सकती थी। आपके जैसा घटिया और गिरा हुआ आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अरे आप एक बार बोल कर तो देखते, मैं बिना कोई सवाल जवाब किए ये सब कुछ आपके नाम कर देता। लेकिन आपने इतना घटिया रास्ता चुना कि जो भी इज्जत मेरे मन में आपके लिए थी वो सब खत्म हो चुकी है। वो धीमे आवाज़ में बोला, तू क्या नाम करेगा? तू तो खुद ही आज तक दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा था। जिस दौलत पर तू ऐश कर रहा था ना, अब तक वो सब मेरी है। पता नहीं क्यों भैया के दिमाग में ये बात आ गई थी कि मरने से पहले ही सब कुछ तेरे नाम कर दिया था, उसके जो उनका खून भी नहीं है, एक अनाथ लावारिस इंसान के नाम। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक हो ही गया। तो तुझे अलविदा कहने आया था। वो उसके बाल पकड़कर बोले, जान से मार दो इसे वरना जिंदा छोड़ दिया तो मुसीबत हो जाएगी। वो दूर हटते हुए बोले तो उसके आदमी रियांश की ओर बढ़े और एक ने जैसे ही उसके मुंह पर एक घूसा मारा वो चीख पड़ा, जो सुन और सब हंसने लगे। उसे छोड़ दे वरना आज तू नहीं बचेगा, अर्श नरेन की कनपटी पर बंदूक तानते हुए बोला। रियांश का पता उसे चल चुका था तो वो वहां पहुंच गया था। छोड़ दो उसे, वो डरते हुए हकला कर बोले तो उसके आदमी जो रियांश के पेट में चाकू मारने ही वाले थे रुक गया। अर्श ने रियांश को देखा जो बेहोश हो चुका था और नरेन जी का गला अपनी कोहनी में फंसाते हुए बोला, इतनी उम्र हो गई है आपकी और आप में ज़रा सी भी शर्म नहीं बाकी है ना, जो इतना घटिया काम किया। ले जाइए इन्हें मेरे सामने से। मेरे दोस्त को जीते जी मरा साबित किया है इस आदमी ने, और अगर थोड़ी सी भी देर होती तो जान भी ले लेता। अर्श रियांश को अपने घर ले आया था और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। एक इंजेक्शन देने के बाद उन्होंने ग्लूकोज लगा दिया उसे और दवा पर्चा अर्श को देते हुए बोले,
बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं ये, कई दिन से खाने के साथ साथ पानी भी नहीं मिला है जैसे इन्हें। ध्यान रखिए, 2 घंटे बाद होश आ जाएगा तो कुछ हल्का खिलाकर फिर ये दवा दे देना। थैंक यू डॉक्टर, अर्श बोला और उन्हें बाहर तक छोड़ आया। अर्श बेटा, रियांश तुम्हें कहाँ मिला और ये सब कैसे? ये तो उस दिन राघव जी बोलते हैं तो अर्श उन्हें सब कुछ बता देता है। कितनी छोटी सोच है उन लोगों की, संजना जी गुस्से से बोली तो राघव जी भी उन सबको बुरा भला कहने लगे। ये सब जो हुआ है, आई मीन रियांश सही सलामत अगर हमारे पास है तो आंसू की वजह से। अगर वो कल जिद ना करती मुझसे तो शायद आज मैं सच में अपने दोस्त को खो देता। अर्श ने आयशा को देखकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। अर्शु, काम्या को भी बता दो ना, आयशा ने कहा तो अर्श बोला, तुम इसका ख्याल रखो, मैं उसे हिलाने जा रहा हूँ। कुछ ही देर में काम्या को लेकर सिंघानिया मेंशन अर्श आ गया। उसने अभी उसे कुछ नहीं बताया था। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, बता क्यों नहीं रहे? कब से पूछ रही हूँ, काम्या परेशान सी बोली। बस अभी पता चल जाएगा, वो उसे अपने साथ एक रूम की ओर ले जाता हुआ बोला। रूम का डोर जैसे ही उसने खोला, बेड पर रियांश लेटा था और वहीं सोफे पर आयशा बैठी थी। रियांश को देख काम्या की आंखें बरस पड़ी और वो अर्श को हैरानी से देखने लगी तो उसने सिर हिला दिया। काम्या की आंखों से आज आंसू बह रहे थे। रियांश की हालत देखकर वो अपने धीमे कदमों से उसके पास पहुंचती है और बेड को पकड़कर रोते हुए ही नीचे बैठ जाती है। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, अंश कहाँ चले गए थे आप? कितना इंतज़ार कराया मुझे, कैसे कटे हैं आपके बिना इतने पल, कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं समझती हूँ। थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। अंश बात कीजिए ना मुझसे, अब भी चुप हैं, बोलिए ना, मेरी बात का जवाब दीजिए। क्यों दूर थे इतने दिन तक मुझसे? आप नाराज हो मुझसे? एक बार अपने मुँह से मेरा नाम ही पुकार दीजिए, वो बिलखते हुए बोल रही थी। उसके आंसू जब रियांश के हाथ पर गिरने लगे तो हल्की हल्की आंखें उसकी खुल गई। कायू, वो अपनी कमज़ोर आवाज़ में बोला तो अर्श आयशा सबकी आंखों में चमक आ गई और काम्या सिर ऊपर करके उसे देखने लगी और झट से उठकर उसके सीने से लग गई। रियांश हल्का सा मुस्कुरा उठा और उसकी पीठ सहलाने लगा। बस बस, वो उसको अलग करने की कोशिश में बोला तो काम्या ने उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली तो रियांश की भी आंखें नम हो गई। वो अब अर्श आयशा को देखने लगा तो आयशा उसके पास आकर बोली, थोड़ी देर उसे ऐसे ही रहने दे, बहुत तकलीफ हुई है उसे, हम सब बाहर हैं, बाद में मिलते हैं, बोल वो अर्श का हाथ पकड़कर रूम से निकल गए। कायू बच्चा, अब तो आ गया हूँ ना, तो क्यों रो रही हो? वो उसके बालों में हाथ फेर कर बोला। अब मैं आपको कभी भी कहीं भी नहीं जाने दूंगी, वो उसके सीने से ही लगी सिसकते हुए बोली। मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं, वो प्यार से बोला। काम्या को जैसे ही कुछ ख्याल आया वो जल्दी से उसके ऊपर से उठ गई और उसका चेहरा देखने लगी जो एकदम पीला पड़ गया था, जिस पर चोटों के निशान थे और बैंडेज लगा था। होठों के पास भी हल्का सा कट लगा था, हाथ में भी चोट आई थी जिस पर पट्टी बंधी थी। दर्द हो रहा है? वो मासूमियत से उसका चेहरा हाथों में भर कर बोली तो उसने इनकार में गर्दन हिला दी और उसे अपने बगल में बैठा कर वो भी उठने की कोशिश करने लगा तो काम्या ने उसे रोक दिया और पहले सही से तकिए लगाए, उसके बाद उसे टेक देकर बैठा दिया। यह सब कैसे हुआ? काम्या जैसे ही बोली रियांश की नज़रें नीची हो गई। जब तक वो फिर से कुछ कहती, राघव और संजना जी उनके साथ आए और सायसा सब आ गए। कैसे हो बेटा? अब ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना? राघव जी ने कहा तो उसने इनकार में सिर हिला दिया। संजना जी उसके पास आकर बैठ गई और उसके बालों को सहलाने लगी और उसके माथे को चूम लिया। उनका ममता भरा स्पर्श पाकर उसकी आंखें नम हो गई। अगर आगे से तूने हम सबको ऐसे तंग किया ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, आयशा उसे उंगली दिखाते हुए भरे स्वर में बोली तो सब मुस्कुरा उठे। रियांश ने अपने कान पकड़ लिए तो आयशा उसके पास आ उसके हाथ हटाने लगी तो रियांश ने उसे हक कर लिया। तू ना रोया मत कर, जोकर लगती है, रियांश ने कहा तो आयशा उसे घूरने लगी और सब हंसने लगे। अब कैसा लग रहा है, कहीं पेन तो नहीं हो रहा? अर्श ने पूछा तो उसने इनकार कर दिया। मुझे कोई बताएगा कि ये सब कैसे हुआ? काम्या जो इतनी देर से चुप थी बोल पड़ी तो अर्श ने उसे सब सच बता दिया। आई कैन नॉट बिलीव कि वो लोग ये भी कर सकते हैं, दौलत के लिए उन्होंने अंश को, छी, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? काम्या घृणा से बोली।
अर्श बोला, वैसे भी धोखे से किया है ना, मैं इन लोगों को ऐसी सज़ा दिलवाऊंगा कि ज़िंदगी भर जेल की चक्की पीसेंगे और सब साबित होने पर सारी प्रॉपर्टी भी तुम लोगों को मिल जाएगी। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा और चाचा जी को भी जेल से बाहर निकलवा दे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, रियांश ने कहा तो सब हैरानी से उसे देखने लगे। रियांश बोला, उनके परिवार के आज तक बहुत एहसान है मुझ पर और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन पर कोई परेशानी आए। अर्श बोला, पर रियांश बोला, प्लीज़ अर्श, सब कुछ नहीं कहना मुझे थोड़ी देर रेस्ट करनी है। ओके, अर्श ने कहा और सब बाहर आ गए। सिर्फ रूम में रियांश ही था। सब बाहर हाल में आ गए और मेड चाय ले आई कि दरवाजे पर बेल बजी। मैं देखता हूँ, अर्श ने कहा और दरवाज़ा खोलने चला गया। बाहर दादू दादी, विभा, नैतिक, तान्या सब थे। रियांश कैसा है, हमें उससे मिलना है और तुम उसे यहाँ क्यों ले आए? नैतिक ने जैसे ही कहा अर्श का दिमाग गर्म हो गया और वो गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोला, ऐसा है, बहुत ज़्यादा इज्जत कर ली आप सबकी, आप हाल पूछने आए हो? पहले तो मरा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब दिखावा करने आ गए। आप सबका उससे कोई वास्ता नहीं है, दौलत के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है? नैतिक ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, क्या बोल रहे हो? दिमाग ठिकाने पर है? मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है, तुम्हारे बाप का नहीं है। अगर रियांश ने मना ना किया होता तो आज तुम सब जेल के अंदर होते। दादू बोले, अर्श क्या बात है बेटा, साफ साफ बोलो। अच्छा, तो अब आपको ये भी नहीं पता? चलिए बता देता हूँ, आपके बेटे ने मेरे दोस्त को। सब सुनकर दादू की नज़रें शर्म से झुक गई थी और वो कुछ नहीं बोल सके। आवाज़ सुनकर काम्या और शब्बी बाहर आ गए थे। काम्या अपने हाथ जोड़कर बोली, आपने बहुत एहसान किए हैं ना मेरे पति पर, बस एक और कर दीजिए, हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक सुकून की ज़िंदगी चाहिए जिसके लिए आप सब हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाइए। दादू दादी, आपने अंश को अपने सगे पोते से भी बढ़कर प्यार दिया, लेकिन आपके बेटे ने जो किया उसके बाद मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। प्लीज़ अब उन्हें और तकलीफ़ मत दीजिए। दादू दादी, आप अंश से जब मिलना चाहें मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें साथ रहने को फोर्स नहीं करेंगे। सबकी नज़र झुक गई थी काम्या के फैसले से। वहीं अर्श मुस्कुरा उठा ये सुनकर। दादू दादी रियांश को देखने जब रूम में आए थे, उन्हें देखकर रियांश की आंखों से आंसू निकलने लगा। दादू ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे, मैं अपना फ़र्ज़ नहीं निभा पाया, वो भावुक होकर बोले तो रियांश उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आपके आशीर्वाद की वजह से ही तो आज आपके सामने हूँ, आप माफ़ी मत मांगिए दादू, आप तो भगवान हैं जिसने मुझे सहारा दिया और किसी काबिल बनाया। उसके बाद दादी उससे मिली, फिर 1-2 घंटे बाद वो सब चले गए। रियांश के कहने पर अर्श ने भी केस वापस ले लिया। रात में काम्या उसके बालों में हाथ फेर रही थी और वो लेटा था, उसकी आंखें नम थी। काम्या ने देखा तो प्यार से बोली, अंश क्या हुआ? जिन्हें मैं अपना मानता था उन्होंने ही मेरे साथ, मैं आज सही मायने में अनाथ हो चुका हूँ, जिसके साथ कोई नहीं है, अकेला। वो भारी आवाज़ में बोला तो काम्या ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ से सहलाने लगी। अंश प्लीज़ कुछ मत सोचिए, ये सब, मैं तो हूँ ना आपके साथ और चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा रहूँगी। ये शब्द आइंदा से अपनी ज़ुबान से निकालिएगा भी मत। कुछ देर तक वो ऐसे ही रहे, फिर रियांश ने उसकी गोद में सिर रख लिया तो काम्या उसका सिर सहलाने लगी, जिससे जल्दी ही वो नींद की आगोश में चला गया। सुबह काम्या परेशान सी रूम के बाहर टल रही थी तो अर्श ने देखा तो उसके पास चला आया। गुड मॉर्निंग काम्या। गुड मॉर्निंग, एनी प्रॉब्लम? मेरे कपड़े और सामान वहीं पर है, यहाँ तो मैं कुछ लाई भी नहीं और अंश के भी। ये तो भूल ही गया था। अच्छा चलो मेरे साथ, मैं चल रहा हूँ, ले आना वहाँ से, अर्श ने कहा और राघव जी को बताकर राठौर निवास चला गया। करीब 1 घंटे बाद रियांश की आंख खुली तो उसने अपने अगल बगल देखा, कोई नहीं था। वो धीरे से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। रियांश उठ गया तू? ये तेरे लिए कॉफ़ी, आज साथ ही बैठकर पीते हैं। आयशा 2 कप कॉफ़ी लेकर अंदर आते हुए बोली। रियांश ने आकर उसके हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रख दिया। तू क्यों लाई? तुझे आराम करना चाहिए इस हालत में, वो आयशा को बिठाते हुए बोला। आयशा का 8वां महीना चल रहा था तो उसका पेट निकल आया था। वो मुस्कुरा दी। कॉफ़ी लाने में थक नहीं गई मैं, अब पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। आयशा एक सिप लेते हुए बोली तो वो भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और कॉफ़ी पीने लगा।
काम्या कहाँ है? दिखी नहीं, रियांश बोला। आयशा बोली, काम्या और अर्श तो बाहर गए हैं, शायद किसी काम से। अभी डैड से मैंने पूछा तो वो बता रहे थे। रियांश बोला, ओके। रियांश गार्डन में खड़ा फूलों को देख रहा था। उसके माथे पर शिकन साफ नजर आ रही थी। काम्या उसे ढूंढते हुए वहां तक आ गई और उसके बगल जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। रियांश ने एक नज़र उस पर डाली और फिर से सामने देखने लगा तो काम्या ही चुप्पी तोड़ते हुए बोली, कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये फूल। रियांश ने कहा तो काम्या उसकी बाँह पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाकर बोली, इतना खड़ूस बनकर क्यों घूम रहे हैं? जब से आए हैं इस बार 4 दिन से देख रही हूँ मैं आपको। पहले भी थोड़ा ही मुस्कुराते थे लेकिन अब तो वो भी भूल गए हैं। ऐसा भी कुछ नहीं हो गया। क्या करूं, तुम बता दो अब, वो झल्लाकर बोला तो काम्या ने उसका हाथ पकड़ उसे पास पड़ी चेयर पर बैठा दिया और खुद नीचे बैठ गई। जो बात आपको परेशान कर रही है उसी का हल निकाल रही थी। इंतज़ाम हो गया है, सो प्लीज़ रिलैक्स रहिए। काम्या बोली तो रियांश हैरानी से उसे देखने लगा। उसकी हथेली में अपना हाथ उलझाकर वो आगे बोली, आपको यहाँ ऐसे रहना अजीब लग रहा है ना? मुझे भी, लेकिन अभी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए यहाँ रह रहे थे। मैंने 3 दिन पहले ही लोन के लिए अप्लाई कर दिया था तो वो मंजूर हो गया है और मैंने आरू से बोला है कि कहीं एक छोटा सा प्यारा सा घर देख ले, तो आज शाम तक वो मुझे कॉल करके बता देगा और हम कल ही अपने न्यू घर में शिफ्ट कर लेंगे। मन की परेशानी भी कैसे जान लेती हो तुम? वो बोला तो काम्या हल्का सा मुस्कुरा उठी। इतने दिन से आपके साथ हूँ, इतना तो समझ ही गई हूँ आपको। काम्या बोली तो रियांश के पास कोई जवाब नहीं बचा। आई एम सॉरी, मुझसे शादी करके ना तुम्हारी लाइफ ख़राब हो गई है। मैं तुम्हें कभी कोई खुशी दे ही नहीं पाता। जब भी कुछ अच्छा होने लगता है तो। रियांश बोल ही रहा था कि काम्या ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी खुशी तो आपके साथ होने से है। वो उसका हाथ अपने गाल से लगाकर बोली तो रियांश की आंख से आंसू निकल आए। अंश नहीं, प्लीज़, आप टूट जाएंगे तो मेरा क्या होगा? काम्या उसके आंसू साफ करते हुए बोली तो रियांश ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। काम्या उसके बालों में हाथ फेरने लगी। वो वैसे ही एक दूसरे से लिपटे खड़े थे कि आयशा की आवाज़ आई, वाह जी वाह, मैं इन दोनों को कब से खोज रही हूँ और ये यहाँ रोमांस करने में बिजी है। सुरे रहो बेटा, सही है। वो बोली तो वो दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग हो गए और नज़रें चुराने लगे तो आयशा हंस पड़ी। सॉरी सॉरी, इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों अपना कंटिन्यू रखो, बस थोड़ी देर में अंदर आ जाना, ठंड बढ़ गई है, आयशा बोली और जाने लगी। नहीं आंसू, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, रियांश ने जल्दी से कहा तो आयशा अपने मुंह पर हाथ रख हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। हो भी रहा था तो कोई बात नहीं, हस्बैंड वाइफ हो, और अगर नहीं हो रहा था तो तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि मेरे बेबी के साथ खेलने वाला भी तो कोई चाहिए ना। वो शरारत से बोली तो काम्या की पलकें शर्म से झुक गई। वहीं रियांश उसे घूरने लगा तो वो दांत दिखाने लगी। चल काम्या, हम चलते हैं, वरना तेरा पति मुझे कच्चा खा जाएगा। आयशा काम्या से बोली तो वो हंस पड़ी और आयशा के साथ अंदर जाने लगी। तुम भी जल्दी आ जाइयो, आयशा जाते हुए बोली तो रियांश ने हाँ कहा। रात में सब डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा थे। आज काम्या ने खाना बनाया था, आलू के पराठे और खीर। आयशा ने ही उससे बोला था कि उसे काम्या के हाथ के पराठे खाने हैं। सबको सर्व करने के बाद काम्या भी बैठ गई। जैसे ही राघव जी ने एक निवाला खाया वो बोल पड़े, वाह बेटा, क्या पराठे बनाए हैं आपने, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। बहुत यम्मी है यार, आयशा बोली। सबने खूब तारीफ की। काम्या मुस्कुरा दी। रियांश के बगल में काम्या बैठी थी। वो धीरे से बोला, आज कितने दिन बाद तुम्हारे हाथ का खाना मिला है, मैं तो सारे खा लूँगा। थैंक यू पराठे बनाने के लिए, मेरे फेवरेट हैं, बस चटनी की कमी है। काम्या ने एक बाउल उसके सामने कर दिया तो उसकी आंखें चमक उठी। ये भी बनाई है? रियांश ने खुश होकर चटनी देखते हुए कहा। आपको पसंद है तो कैसे ना बनाती, काम्या मुस्कुराकर बोली। रियांश, चटनी मुझे भी काम्या के हाथ की बनी बहुत पसंद है मुझे, अर्श ने कहा तो काम्या ने रियांश की प्लेट में डालकर अर्श की ओर बाउल बढ़ा दिया। खाना खाने के बाद वो रूम में आ गया। काम्या का फ़ोन बज रहा था। बात करने के बाद खुश होकर वो रियांश के पास आकर बैठ गई। क्या हुआ, मिल गया घर? रियांश ने जैसे ही पूछा काम्या ने हाँ में सिर हिलाया और उसे अपने फ़ोन में आरव की भेजी हुई घर की तस्वीर दिखाने लगी।
काम्या बोली, कैसा लगा? अगर आपको सही लगे तो यही फाइनल कर देते हैं। रियांश बोला, तुम्हें पसंद है? काम्या बोली, मुझे तो परफेक्ट लग रहा है। रियांश बोला, ओके फिर डन कर दो, कल ही शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद मुझे कहीं जॉब भी देखनी पड़ेगी, ऐसे कब तक चलेगा? डोंट वरी, आप सब कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, काम्या ने मुस्कुरा कर कहा। कहाँ जाने की बातें हो रही है और कौन जॉब करेगा? अर्श जो कि अपने रूम में जा रहा था उन दोनों की बातें सुन यहाँ आ गया और गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोला, वो हम घर ले रहे हैं, अब हमेशा तो यहाँ रह नहीं सकते ना। रियांश ने नज़रें झुका कर कहा तो अर्श उसके पास आया और उसके पेट में एक मुक्का चढ़ते हुए बोला, और क्यों नहीं रह सकता यहाँ? मुझे भी अपना नहीं समझता ना? अर्श भाई ऐसी बात नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, हम बस घर ही तो ले रहे हैं ना खुद का, उसमें अपना पराया कहाँ से आ गया? रियांश बोलता है और अर्श के गले लग जाता है। जानता हूँ तू मेरी बात तो अब मानने से रहा, लेकिन एक बात तो तुझे माननी ही पड़ेगी, मेरी कसम है तुझे। अर्श उसका हाथ अपने सिर पर रखकर बोलता है तो रियांश जल्दी से हाथ पीछे खींच लेता है। अर्श उसे घूरने लगता है तो वो बोलता है, बता तो मानूंगा सब। अर्श बोला, तुझे बाहर कहीं जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आयशा की कंपनी संभाल जाकर, वैसे भी तू उस कंपनी में उसका पार्टनर है और आयशा भी 2 महीनों तक ऑफिस नहीं जाने वाली, तो तेरा वहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। रियांश काम्या को देखने लगता है तो वो पलके झपका देता है। मंजूर है, रियांश बोलता है तो अर्श मुस्कुरा देता है। अर्श बोला, ओके गुड नाइट, अब मैं चलता हूँ। रियांश एंड काम्या बोले गुड नाइट। अर्श के जाने के बाद काम्या गेट लॉक कर देती है और बिस्तर पर आ जाती है। वो रियांश से दूरी पर लेट जाती है। रियांश ये देखता है तो उसकी कमर पर हाथ लपेटकर अपने पास कर लेता है। काम्या की आंखें अब बड़ी हो जाती है तो वो मुस्कुरा देता है। रियांश बोला, दूर लेटने का क्या फ़ायदा, सुबह तक मुझसे लिपटी हुई ही मिलती हो, तो ऐसे ही लेट जाओ, उसने शरारत से कहा तो काम्या की पलकें शर्म से बंद हो गई। सो जाओ पागल लड़की, वो उसकी कमर से अपना हाथ हटाते हुए बोला तो काम्या ने उसकी बाजू पर सिर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। ये देख वो मुस्कुरा उठा और उसके माथे पर किस कर लिया तो काम्या उसे देखने लगी। क्या हुआ? रियांश ने आंखों के इशारे से पूछा तो उसने इनकार में सिर हिला दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। थैंक यू कान्हा जी, मेरे अंश के चेहरे पर ये प्यारी सी मुस्कान वापस लाने के लिए, वो मन ही मन बोली। रियांश और काम्या दोनों अपने नए घर के सामने खड़े थे, उनके साथ आरव भी था। आरव ने चाबी से गेट खोला और वो सब अंदर आ गए। वाह आरू, ये तो सच में बहुत ही प्यारी जगह है, काम्या ने घर के आसपास लगे फूलों को देखकर कहा तो वो मुस्कुरा दिया। रियांश और आरव ने अंदर आकर अपने हाथ में पकड़ा सूटकेस एक और रख दिया। अब काम्या घूम घूम कर पूरे घर को देख रही थी। सब कुछ ठीक था, बस घर अभी गंदा था और सोफे बेड कुर्सी सब ढके थे। काम्या ने हाल में पड़े सोफे से चादर हटाई और उसे साफ कर दिया तो रियांश बैठ गया। आरू तू मत बैठ। अभी जैसे ही आरव बैठने को हुआ काम्या बोल पड़ी। क्यों? वो हैरानी से बोला तो काम्या ने उसके हाथ में एक झाड़ू लाकर पकड़ा दी। बेटा इतना सारा काम है, कौन करेगा? काम्या ने दांत दिखाते हुए कहा तो आरव का मुंह बन गया और आरव को देखकर रियांश हंसने लगा। आरव ने झाड़ू पकड़ लिया और काम्या की हेल्प करने लगा। रियांश ने भी सोफा टेबल सब खींच कर सही जगह पर करने लगा जैसे काम्या बोल रही थी। 3-4 घंटे में पूरा घर एकदम चमकने लगा था, लेकिन सब बुरी तरह से थक गए थे और इधर उधर बैठ गए। रियांश ने ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया जो कुछ ही देर में आ गया, फिर सबने उसे खाया। रियांश बोला, अभी तो मार्केट चलना होगा ना, किचन के सामान और जो कुछ नहीं है वो लाने के लिए। काम्या बोली, अभी तो बहुत कुछ लेना बाकी है। आरव ने अपनी गाड़ी की चाबी रियांश के हाथ में देते हुए कहा, ये रही चाबी, मुझे कुछ काम है, पापा का फ़ोन आया था तो मैं चलता हूँ, आप दोनों के पास ही रहेगी गाड़ी, जो भी लेना हो चले जाना इससे। आरव रहने दो यार तुम, हम एडजस्ट कर लेंगे कैसे भी, रियांश ने कहा तो आरव बोल पड़ा, अब आप भी दोस्त हैं मेरे तो इतना तो कर ही सकता हूँ ना, प्लीज़ मना मत कीजिए। थैंक यू, वो उसको हक करके बोला। काम्या उन दोनों को ऐसे देख मुस्कुरा पड़ी। आरव फिर बाय बोल निकल गया। थक गए होंगे ना आप, पहली बार इतना काम करना पड़ा, काम्या रियांश का हाथ दबाते हुए बोली तो उसने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया। काम्या अब उसका चेहरा देखने लगी तो वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोला,
अगर मैं थका हूँ तो तुम सबसे ज़्यादा तुम थकी होगी, क्योंकि ज़्यादा काम तो तुमने ही किया है ना, और इसलिए मुझे तुम्हारे हाथ दबाने चाहिए। रियांश की प्यारी बातें सुन वो अपने गाल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। बिल्कुल नहीं, अब तुम बैठो, मैं करता हूँ, बोल रियांश उसका हाथ दबाने लगा तो काम्या की आंखें हल्की नम हो गई रियांश को ऐसा करते देख। रियांश के हाथ दबाने से उसे आराम मिल रहा था और थका होने की वजह से वो जल्दी ही सो गई। रियांश ने उसे सोते देखा तो गोद में उठाकर लाकर बेडरूम में लिटा दिया। उसके बालों पर हाथ फेर कर वो बोला, सच में तुम्हारे आने से ये ज़िंदगी पूरी सी लगती है। अब कभी सोचा नहीं था कि कोई होगा तो खुद से भी ज़्यादा मेरी परवाह करेगा। तुम इतनी अच्छी कैसे ही हो यार, कैसे हर बार खुद से पहले मुझे रखती हो, बोल उसके प्यार से उसके माथे को चूम लिया। उसके ये करने पर काम्या नींद में भी मुस्कुरा दी। रियांश ने अब सूटकेस खोला और उसमें से अपने टॉवेल लेकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो टॉवेल से अपने बाल पोंछता हुआ बाहर आया। उसने एक नज़र बेड पर डाली जहाँ काम्या अभी भी सो रही थी, फिर टॉवल बालकनी में ले जाकर डाल दी और कबर्ड में सारे कपड़े सेट करने लगा। कुछ देर बाद काम्या की आंख खुली तो देखा सामने रियांश ने कबर्ड में सारा सामान सही से समा दिया था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। मैम मैं सो कैसे गई और आप काम कर रहे हैं, वो जल्दी से बोली। उसकी आवाज़ सुन रियांश ने कबर्ड बंद कर दिया और उसकी ओर एक सूट बढ़ाते हुए लापरवाही से बोला, तो क्या हुआ? अच्छा आप जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, मार्केट चलना है। काम्या ने वो कपड़े पकड़ लिए और चली गई। मार्केट से ज़रूरत का सामान लेने के बाद 2 घंटे में वो दोनों घर आ गए। रियांश को प्यास लगी थी तो किचन में पानी पीने चला गया और काम्या सामान निकाल कर चेक कर रही थी कि कुछ छूटा तो नहीं। उसने एक मोबाइल का बॉक्स निकाल कर रखा तो रियांश बोल पड़ा, ये फ़ोन कब लिया? फ़ोन तो तुम्हारे पास पहले से है ना? काम्या बोली, आपके लिए है, आपके पास नहीं है इस समय। रियांश बोला, हाँ तो कोई भी सस्ता ले लेते ना, तुमने आईफोन ही क्यों लिया? अभी इतना बजट तो नहीं है ना हमारे पास। काम्या अपने हाथ बांध कर उसे घूरते हुए बोली, ऐसा है, ये आपके लिए लाई हूँ क्योंकि 2 महीने बाद मेरा बर्थडे है और मुझे डायमंड नेकलेस चाहिए, तो तब तक आप मुझे पहले वाली पोजीशन पर चाहिए, वही एटीट्यूड वही रुतबा, ताकि ये शब्द जो आज बोला है आपने ना वो दोबारा ना निकले। सिर्फ 2 महीने का टाइम है आपके पास। जो हुक्म मेरे आका, रियांश ने बड़े ही अदब से सिर झुकाकर कहा तो काम्या की हंसी छूट गई। उसके साथ ही रियांश भी हंसने लगा। मतलब ये मेरे लिए घूस है? रियांश फ़ोन को हाथ में लेकर घुमाते हुए बोला, जो आपको लगे। काम्या ने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, जिस पर रियांश उसे घूरने लगा तो वो मुस्कुरा दी और सब्जी ले जाकर बास्केट में रखने लगी। कभी नहीं सुधर सकती है, कभी कभी तो इतनी क्यूट लगती है, कभी कभी तो एकदम से दुष्ट। रियांश मुंह बनाते हुए बोला, मेरी तारीफ़ें बाद में कर लेना, पहले किचन के सामान वाला बैग यहाँ ला कर रखिए। काम्या ने वहीं से कहा, हिटलर, किस एंगल से ये आप सबको स्वीट लगती है? वो अजीब सा मुँह बनाकर बोला और बैग लेकर चला गया। काम्या आज हॉस्पिटल फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाली थी और अभी रेडी होकर ब्रेकफास्ट बना रही थी। रियांश ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। कायू, मेरी टाई कहाँ है यार? रियांश ने रूम से ही आवाज़ लगा दी। इतिहास गवाह है कि इनको सामने रखा सामान भी नहीं दिखता, अभी टेबल पर रख कर आई थी, काम्या बुदबुदा कर बोली और गैस बंद करके उसके पास चली गई। काम्या जब रूम में आई तो वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने देखा टॉवल के नीचे ही टाई पड़ी थी तो उठाकर उसे पकड़ाने लगी। रियांश ने उसे बांधने का इशारा किया तो वो उसे घूरने लगी। फ़ोन पर हाथ रखकर वो बोला, प्लीज़ लगा दो ना, लेट हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ ना। काम्या ने उसे थोड़ा झुकने का इशारा किया तो वो जाकर बेड पर बैठ गया। अब काम्या ने उसके गले में टाई डाल दी। वो बांधने लगी तभी रियांश ने कुछ ऐसा किया कि काम्या की सांसें थम सी गई और वो आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। उम्मीद करती हूँ जो पहले पार्ट में आप लोगों को सैडनेस फील हुई होगी, इस पार्ट में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। तो कमेंट की बाढ़ आनी तो बनती है गाइस, आप लोग इतना कमेंट कर दो कि मेरा भी दिल खुश हो जाए। अगर आप सबको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।